तो हमारा टॉपिक जो है आज है गैस। आज हम लोग गैस के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। बहुत कुछ का मतलब बहुत चीज गैस के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहला चीज जो हम सवाल यहां पर पैदा करते हैं कि गैस है क्या, गैस का प्रॉपर्टी क्या है। तो गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है। अगर किसी चीज को समझना हो तो उसको बहुत बेसिक तरीके से समझना पड़ता है। गैस को समझना है तो गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है। मैटर टोटल 5 स्टेट में पाया जाता है। एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 तरह का स्टेट में जो है चीज पाया जाता है, मैटर पाया जाता है। जो सॉलिड है, जो लिक्विड है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और जो प्लाज्मा है, उस सब पर बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ गैस पर बात करेंगे। कौशल आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। चलो ठीक है। अब आवाज कुछ कुछ सही हो रहा है तुम्हारा। गैस पर बात करेंगे आज। गैस लॉज है क्या? तो गैस लॉज जानने से पहले सबसे पहले तो हमको यह जानना पड़ेगा गैस का गुण क्या होता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या गुण होता है गैस का, कौन कौन बता सकता है? बताओ एक एक करके गैस का 4-5 गुण बताओ जो गैस के अंदर गुण पाया जाता है, जो सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता है, जो सिर्फ गैस का स्पेशल गुण है। एक गुण हम बताते हैं। गैस जो होता है इसका इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो चलो गैस का फिक्स नहीं होता है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि जब तुम गैस को एक कमरा में खोल के छोड़ देगा तो पूरे कमरा में ये फैल जाता है। तो इसका वॉल्यूम जो होता है गैस का वो क्या है? वो फिक्स नहीं है। ठीक है, गैस का क्या है? वॉल्यूम फिक्स नहीं है। सेकेंड चीज, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। सेकेंड बताओ दूसरा, गैस का क्या नहीं है? और दूसरा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत मैक्सिमम रहता है सर। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत मैक्सिमम होता है। एक मॉलिक्यूल्स यहां है, एक मॉलिक्यूल्स यहां होगा, एक मॉलिक्यूल्स यहां होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। एक गैस के मॉलिक्यूल्स और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होता है, यानी मोर इंटर। तीसरा क्राइटेरिया बताओ, तीसरा प्रॉपर्टी बताओ गैस का क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम अट्रैक्शन रहता बहुत कम होता है। हाँ वही हो गया ना, दोनों तो एक ही बात है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यही कारण उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है। और ठीक, सर नो डिफिनिट है। शेप डेंसिटी होता है। डेंसिटी कम रहता है। हाँ शेप डिफिनिट नहीं होता है। ठीक है, वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होता है, शेप भी डिफिनिट नहीं होता है। ठीक है, दोनों चीज हो गया। और तो सर वो तो दोनों एक ही में आ गया सर। हाँ दोनों एक ही में आ गया, दोनों एक में आ गया। तीसरा बताओ। डेंसिटी इज मिनिमम। हाँ, मिनिमम डेंसिटी होता है। अच्छा, डेंसिटी का मतलब कोई बता सकता है हमको? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी जो टर्म है इसका, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन सब्जेक्ट। हाँ अरे थोड़ा हिंदी में बोलो, बात समझ में आए। ठीक है, तो ऐसे घनत्व सर। क्या? हाँ घर, अरे तो मीनिंग बता दिया। तो हम मीनिंग नहीं पूछ रहे थे, हम पूछ रहे थे डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डिफिनेशन भी नहीं पूछ रहे थे हम, एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछना चाह रहे हैं कि डेंसिटी से हम क्या समझते हैं। सर जिसका पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। किसी चीज का डेंसिटी ज्यादा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या होगा स्पेशल। और किसी का उसका कम, सॉलिड। फिक्स वॉल्यूम होगा, हार्ड और रिजिड होगा। हार्ड और रिजिड होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा। ठीक है, देखो एक बेसिक सा बात है। डेंसिटी कहने का मतलब जो डिफिनेशन अभी पीयूष बताया था वो भी गलत नहीं था, हम बस ऐसे बता रहे थे कि मीनिंग बताओ हमको। ठीक है, डेंसिटी कहने का मतलब कि किसी भी चीज का मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली पैक होता है। किसी एरिया में कितना पीस उसका मॉलिक्यूल्स है, उससे हमको उसका डेंसिटी का अनुमान लगता है कि उसका डेंसिटी कितना है। उदाहरण के तौर पर तुम समझ लो, एक बोरा सीमेंट, उस बोरा में अगर तुम चावल भरो ना तो कभी 50 किलो चावल नहीं। ठीक है, हाँ दीप आवाज आ रहा होगा तो आई लिखना। अगर एक बोरा, कैमरा बंद कर लेना, ध्यान बढ़ता है बार बार। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे? एक बोरा सीमेंट जो होता है, एक बोरा सीमेंट, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ ठीक है, एक बोरा सीमेंट जो होता है उसके अंदर 50 किलो सीमेंट अटता है। वही एक बोरा सीमेंट वाले बोरा में अगर तुम चावल भरो ना तो कभी 50 किलो नहीं अटेगा। और गुड़ अगर उसी में भरो ना तो 100 किलो से ऊपर अट जाएगा उसके अंदर। क्या अंतर आ रहा है? डेंसिटी का अंतर आ रहा है। गुड़ में पार्टिकल्स जो है बहुत नजदीक नजदीक है, गुड़ बहुत ज्यादा डेंस होता है। सीमेंट जो होता है वो भी डेंस है, गुड़ से तो लेकिन कम है। ठीक है, और चावल जो है वो कम डेंस है,
उसका जो चावल का डेंसिटी बहुत कम होता है, इसीलिए चावल उसमें क्या होगा, बहुत कम चावल हटेगा उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप उसका बहुत ज्यादा होता है चावल, और वही रुई भरो उसके अंदर, ठीक है, 2-3 किलो 4 किलो ज्यादा तो अटने वाला नहीं है उसके अंदर, बहुत बोल दिए 4 किलो हम, उतना भी नहीं अटेगा रुई उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी चीज का हम डेंसिटी का बात करते हैं, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस होता है, लगभग डेंसिटी का मतलब वही है कि वो फैला हुआ है, दूरी दूरी में उसका स्पेस है या कॉम्पैक्टली पैक है, यानी जितना ज्यादा जो कॉम्पैक्टली पैक होगा उसको हम कहेंगे वो उतना ज्यादा डेंस है। जब जहां तक बात गैस का आता है, तो गैस का डेंसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है, वो बहुत कम पैक, कॉम्पैक्टली पैक होता है, वो फैला फैला हुआ होता है, ज्यादा डेंस नहीं होता है गैस, ठीक है। तो ये है कि गैस का डेंसिटी कम होता है। चलो और अगला कुछ बताओ, चौथा प्रॉपर्टी बताओ गैस का। गैस का चौथा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, गैस कंप्रेसिबल होता है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड को भी कर सकते हैं कंप्रेस, लेकिन गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दबा सकते हैं, ठीक है। और हम लोग दबाते हैं, बलून है, बलून को दबा देते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा दबाएगा तो फट जाएगा, लेकिन हाँ एक हद तक दबा सकते हैं उसको, उतना सॉलिड को नहीं दबा सकते, उतना लिक्विड को भी नहीं दबा सकते जितना गैस को दबा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ गुण जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये सब गैस का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस बहुत तुम लोग को क्लियर था, बस ऐसे रिवीजन मोड में हम इस पर बात कर रहे थे कि गैस का प्रॉपर्टी क्या है, ताकि बात क्लियर है, क्योंकि जब हम अगले कंसेप्ट पर जब बात करेंगे तब फिर हमको वहां पर पता चलना चाहिए कि गैस का आखिर प्रॉपर्टी क्या है। तो गैस का जब प्रॉपर्टी हमको पता होगा तब हमको पता चलेगा कि आखिर गैस का गुण किस किस चीज पे डिपेंड करता है। देखो हर आदमी का गुण किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग का बिहेवियर, गुण का मतलब बिहेवियर, तुम लोगों का बिहेवियर भी किसी ना किसी फैक्टर पर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर अभी एग्जाम का समय है तो तुम्हारा बिहेवियर किताब के तरफ ज्यादा है, पढ़ने के तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। सरस्वती पूजा के बाद वाला जो समय होता है वहां पर तुम्हारा बिहेवियर विसर्जन वाले मोड में होता है, तो बहुत मस्ती वाला मूड में होता है। उसी तरह से तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा, ये डिपेंड बहुत सारे सिचुएशन पर करता है कि तुम्हारे आसपास कौन कौन सा सिचुएशन होगा तो तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हर चीज का बिहेवियर उसके आसपास के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिस पर कि गैस का बिहेवियर डिपेंड करता है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। अगर एक कुत्ता भी है तो उसका बिहेवियर इस पे डिपेंड करेगा कि उसको खाना मिला है कि नहीं मिला है, मौसम उस जहां पर है वहां पर कैसा है, उस हिसाब से वो अपना बिहेवियर शो करेगा। कोई आदमी तो उसको परेशान नहीं करेगा, अगर कोई ढेला उठाएगा उसको मारने के लिए तो वहां भौंकेगा वो, उसको अगर किसी पर शक होगा तब भौंकेगा। मतलब कुत्ता का बिहेवियर ये 4-5 फैक्टर पर डिपेंड करता है, खाना मिला कि नहीं मिला, सामने चोर है, किसी तरह का आवाज आ रहा है, डर लग रहा है उसको, तो ये सब चीज पर उसका बिहेवियर डिपेंड करता है। इंसान का अलग अलग चीज पर, स्टूडेंट का अलग अलग चीज पर। गैस का बिहेवियर किस चीज पे डिपेंड करता है ये बताओ हमको, गैस का बिहेवियर किस 2-3 चीज 4 चीज 5 चीज पे डिपेंड करता है। तो गैस का बिहेवियर पर तो अभी हम देखो, अभी सबसे पहले हम बात किए गैस का बिहेवियर क्या होता है। गैस का बिहेवियर होता है कि गैस लो डेंसिटी का होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज करता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज करता है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये वॉल्यूम जो चेंज करता है ये कैसे करता है, किस किस चीज पे करता है, तो ये मेरा पूरा फैक्टर है। तो गैस का जो भी प्रॉपर्टी होता है वो 3 चीज पर बेसिकली डिपेंड होता है। पहला है टेम्परेचर। हाँ बताओ, और कुछ बताओ। पहला तो हम टेम्परेचर बताएं, किसी को दूसरा पता है तो बताओ। प्रेशर सर। प्रेशर, दूसरा तुम बता रहा है प्रेशर पे डिपेंड करता है। अभी सब पर बात करेंगे, कैसे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है उस पर भी बात करेंगे। तीसरा वॉल्यूम। तीसरा वॉल्यूम, और भी कुछ है? देखो गैस का नेचर क्या होगा, ये 3 चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और वॉल्यूम पर, ठीक है। अब कैसे डिपेंड करता है, फिर सवाल राइज होता है और होना चाहिए। टेम्परेचर पर गैस का बिहेवियर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तब गैस पर क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तब गैस पर क्या असर पड़ेगा। प्रेशर ज्यादा होगा तब गैस पर क्या असर पड़ेगा, प्रेशर कम होगा तब गैस पर कुछ असर पड़ेगा। अभी सब पर बात करेंगे करके। और वॉल्यूम पर, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर है जिस पर गैस का बिहेवियर चेंज करता है। कॉमनली सोच के हमको बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो गैस के वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का। टेम्परेचर का। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। इसका मतलब जब जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, रुपेश आवाज आ रहा होगा चैट में, वाई लिखना। जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और इसका उदाहरण है, हम तुमको बताते हैं, गर्मी का समय जब आएगा तो टायर खूब फटता है। क्यों? क्योंकि टायर के अंदर हवा भरा हुआ होता है, तो जब गर्मी का मौसम होता है तो टायर का हवा फैलता है, और फैलने के चक्कर में चूंकि टायर जो होता है वो कॉम्पैक्टली पैक होता है, तो जब बहुत ज्यादा हवा फैल जाता है तो टायर ब्लास्ट कर जाता है, जब बहुत ज्यादा हवा भर देते हैं टायर के अंदर तक। तो यहां पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, यानी डिपेंड टेम्परेचर पर कर रहा है। अच्छा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया? अभी डायरेक्टली इनवर्सली पर भी हम बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनवर्सली का जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल नहीं हिलने वाला है और किसी क्लास में नहीं हिलने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सवाल बनता है डायरेक्टली। और ओम्स लॉ फिर क्लास 10 में आएगा तो ओम्स लॉ पढ़ेगा, या 9 में भी कोई लोग पढ़ा होगा ओम्स लॉ, फिर 10 में पढ़ना है ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी में, और ग्रेविटेशन में, जो भी चैप्टर में जाओ तुमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो टर्म है ये तुमको बहुत खींचता है। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टर्म पर बात करेंगे अभी थोड़ा सा। पहली बात, यहां पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसका एग्जांपल कोई दो हमको, कहां पर हम प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम घटा देते हैं गैस का? कोई ऐसा एग्जांपल किसी के पास है तो सर सिलेंडर। एयर गैस को कोल्ड कर देते हैं और ये प्रेशर करते हैं तो फिर कोल्ड होके लिक्विफाई हो जाता है। हाँ, मैं वो तो तुम दोनों का एग्जांपल दे दी एक के में। ठीक है, हाँ, प्रेशर देते हैं। एलपीजी जो सिलेंडर होता है ना, एलपीजी सिलेंडर के अंदर हम बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं। प्रेशर देके क्या करते हैं, 15-15 किलो गैस को एगो सिलेंडर के अंदर लाके भर देते हैं। ठीक है, अब एगो सिलेंडर के अंदर 15 किलो गैस भरना तुम समझ रहा है, सोच लो कि अगर उसको खोल दिया जाए ना तो 3-4-5 कमरा का है कि 8-10 कमरा, 3-4 को मतलब कि 3-4 बीघा में फैल जाएगा, वो इतना गैस होता है उसके अंदर की जमीन पर। ठीक है, अगर एक 15 किलो का सिलेंडर पूरा तरह से खोल के बहा दिया जाए तो कितना दूर दूर तक वो गैस फैल जाएगा। ठीक है, कितना आसपास का आदमी को दूर दूर तक पता चल जाएगा कि गैस यहां पर लीक किया है। लेकिन उतना बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को हम जबरदस्ती पैक करके सिलेंडर में भर के रखते हैं। और गर्मी के समय में अभी चार्ल्स का नाम नहीं लेंगे, जब गर्मी का समय आता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के समय में, तो बहुत बार सिलेंडर ब्लास्ट भी कर जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर को हम कॉम्पैक्टली पैक करके गैस को उसके अंदर रखते हैं, और चूंकि टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है उस सिचुएशन में क्या होने लगता है, ये यहां पर वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज कर जाता है और उसके फटने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और ठंडा का जो समय होता है, ठंडा के समय में बहुत बार ऐसा होता है कि गैस, जितना सिलेंडर के अंदर गैस रखा होता है ना, गैस खत्म शो कर देता है। ठीक है, ठंडा का, जैसे गर्मी का समय और ठंडा का समय देखो अंतर क्या होता है। अभी जैसे ठंडा का समय है, अभी तो खैर खत्म हो रहा है ठंडा का समय, लेकिन ठंडा का जो मीन ठंडा का समय होता है उसमें क्या होता है ना कि गैस का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पूरा सिलेंडर चला लिए, 100 ग्राम 150 ग्राम गैस ऐसा हो जाता है जिसका हम यूज नहीं कर पाते हैं। बहुत बार गैस आता ही नहीं, गैस खत्म शो कर देता है लेकिन सिलेंडर में वो गैस होता है। क्योंकि ठंडा के समय में क्या होता है, ठंडा के समय टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नीचे में बैठ जाता है। तो फिर सिलेंडर को बहुत बार पलटाना पड़ता है। बहुत बार गर्म पानी में लोग सिलेंडर को डाल के इस्तेमाल करते हैं। बड़ा बड़ा होटल होता है, वहां बड़ा बड़ा जब सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो हीट करते हैं सिलेंडर को, थोड़ा सा ठंडा के समय में सिलेंडर को गर्म करके उसके अंदर से गैस निकाला जाता है, नहीं तो मुश्किल है, गैस बहुत बार बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस बर्बाद भी होने का संभावना होता है। ठीक है, तो दोनों तरह का बात है। तो ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सैंपल, सब जानता है, सब सुना है, पहले भी किया है। लेकिन अब डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का टेक्निकल टर्म पर बात करते हैं। सबको पता है, जो एक चीज बढ़े तो दूसरा चीज भी बढ़ता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक चीज बढ़े दूसरा चीज घटता है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये बहुत ऐसा टर्म नहीं है जिस पर कि हमको बात करना है, लेकिन हम कुछ सवाल तुम लोग से पूछते हैं। ठीक है, और मैथ का सवाल पूछते हैं। अगर 5 पीस पेन का दाम 10 रुपया है, 5 पीस पेन का दाम 10 रुपया है, तो 10 पीस पेन का दाम कितना होगा, बताओ? 20 रुपया। 20 रुपया। 20 रुपया होगा। 20। बहुत सिंपल बात है। सेकंड चीज सुनो, 5 आदमी मिलके किसी काम को 10 दिन में कर देता है,
5 आदमी मिलके किसी काम को 10 दिन में कर देता है, तो 10 आदमी मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा? 5 दिन से। 5 दिन में करेगा। और सोच लो, और बाकी और बताओ। 2 दिन में सर। 2 दिन में करेगा। सोच लो और किसी का कुछ। 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा? 1 दिन से। सुनो, छोड़ो, हटाओ, एक आदमी बताओ, एक आदमी कितना दिन में करेगा? 10 दिन। 2 दिन में 2 दिन में करेगा। 2 दिन में, 2 दिन में। वाह, लिख भी दिया सब। सुनो अब, 5 आदमी करेगा 10 दिन में, एक आदमी करेगा 2 दिन में। हम पागल है 5 आदमी को लगाएंगे काम करने के लिए? या कोई पागल है धरती पर लगाएगा 5 आदमी को? एक के आदमी से 2 दिन में काम करवा लेंगे रे? 5 आदमी को लगवाएंगे 10 दिन में काम करवाने के लिए? 2 डेज जो बता रहा है तुम्हें, बताओ। एक आदमी 50 दिन में काम करेगा। आदमी कम कर दिए, ज्यादा समय लगेगा काम करने। हाँ सर, हाँ। हाँ, एक आदमी जो है 50 दिन में काम करेगा, ठीक है? 2 दिन में नहीं काम करेगा। ये 10 गुना 5। सर भूल गए थे। हाँ, यही चीज है, यही से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट शुरू होता है, ठीक है? यही टर्म से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का टर्म स्टार्ट होता है। कुछ फैक्टर ऐसा होता है जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है, और कुछ फैक्टर ऐसा होता है जो कि इनवर्सली डिपेंड करता है। चलो अब समझते हैं कि कौन फैक्टर डायरेक्टली डिपेंड करता है, कौन फैक्टर इनवर्सली डिपेंड करता है। मान लो, अगर अभी हम तुमको 2 एग्जांपल दिए थे, एक कलम का एग्जांपल दिए थे, एक मजदूर का एग्जांपल दिए थे। जब हम कलम का एग्जांपल दे रहे थे तो अब हम बताए थे कि 5 पेन का दाम अगर 10 रुपया होता है तो एक पेन का दाम यहां पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पेन का अमाउंट हम क्या किए हैं, नंबर ऑफ पेन हम कम कर दिए हैं। 5 पेन से 1 पेन कर दिए हैं तो दाम भी वहां पर घट गया। लेकिन वहीं अगर 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर रहा होता है तो एक मजदूर जो है उसी काम को वो क्या करेगा? ज्यादा दिन में करेगा, ठीक है? कम दिन में अब नहीं करेगा। अब ये 10 गुना 5 यानी कि 50 दिन में काम करेगा, ठीक है? ये कॉमन सेंस भी है और इसे सोच भी सकते हैं, नॉर्मल सा बात है कि ये गुना ही होता है यहां पे। तो सेकंड वाला जो केस है, यहां पर क्या हो रहा है? एक चीज घटने से दूसरा चीज बढ़ रहा है। तुम नोटिस कर रहा है, मजदूर का संख्या घटा है तो लेबर का संख्या, मजदूर का संख्या घटा है तो समय बढ़ गया काम करने का। और पहला केस में क्या था? कलम का संख्या घटा था तो कलम का दाम भी घटा था। तो पहला केस जो है मेरा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? यानी एक चीज बढ़े। अच्छा, कलम का पीस जितना बढ़ाते हम जाएंगे, जितना पीस हम कलम को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होते जाएगा हमारा? उसका प्राइस भी इंक्रीज करते जाएगा। कलम का संख्या को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे उसका प्राइस भी इंक्रीज करते जाएगा, और जैसे जैसे हम इसका मजदूर के संख्या को हम यहां पर डिक्रीज करते जाएंगे तो समय भी मेरा क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। यानी यहां उल्टा डिपेंड कर रहा है, यहां पे इनवर्सली काम कर रहा है, उल्टा काम हो रहा है। यानी एक चीज बढ़ रहा है तो एक चीज घट रहा है। यहां मजदूर का संख्या बढ़ा देंगे तो दिन कम हो जाएगा, लेकिन वहां पर क्या होता है? उल्टा जाता है। वहां डायरेक्टली, वहां सीधा सीधा काम होता है। एक बढ़ाओ दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटाओ दूसरा भी घटेगा। यहां एक बढ़ाओ दूसरा घट जाता है, और एक घटाओ दूसरा बढ़ जाता है। तो ये इनवर्स, उल्टा काम करता है। अब यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि जब कोई चीज डायरेक्टली काम कर रहा होता है। अच्छा, अब डायरेक्टली काम में चलो, अब तुमको तीसरा एग्जांपल हम देते हैं। एक चीज तुम देखो, नोटिस करना भी ध्यान से। 5 कलम का दाम 10 रुपया। अभी हम देखो ऐसे सीरीज बनाएंगे। 5 कलम का दाम 10 रुपया, 10 कलम का दाम 20 रुपया, ठीक है? होगा ही। 40 कलम का दाम 80 रुपया होगा। इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 2 रुपये पीस कलम बिक रहा है, ठीक है? अब मान लो 100 कलम का दाम क्या हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा, ठीक? अब तुम यहां पर देखो, पेन का दाम, प्राइस को हम पीआर से डिनोट कर रहे हैं। प्राइस, टोटल प्राइस जो हमारा लग रहा है, अब बाय पेन, नंबर ऑफ पेन। ऊपर में हम प्राइस लिखेंगे, चलो नहीं, ऊपर में पेन लिखते हैं, चलो जो हटाओ। ऊपर में पेन, नंबर ऑफ पेन बाय प्राइस। ऊपर में पेन लिखेंगे, नीचे में प्राइस लिखेंगे। देखना, 5 कलम का दाम कितना लग रहा था? 10 रुपया। इसको काटो, पेन बाय प्राइस करो, 5 बाय 10 करो, क्या आएगा? 1/2 आएगा। 10 बाय 20 करो, 1/2 आएगा। 40 बाय 80 करो, 1/2 आएगा। 100 बाय 200 करो, 1/2 आएगा। यानी जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो दोनों चीज का जब हम डिवीजन करते हैं तो वो कांस्टेंट होता है, ठीक है? यहां पर तुम नोटिस कर रहा है, 5 बाय 10 भी 1/2 होता है, 10 बाय 20 भी 1/2 होता है, 40 बाय 80 भी 1/2 होता है, और 100 बाय 100 200 ये भी 1/2 होता है। यानी कि पेन बटा प्राइस, पेन बटा प्राइस क्या है? यहां पर 1/2 है, कांस्टेंट है, हर केस में कांस्टेंट है,
ठीक है, 1/2 है, ठीक है। और वही सेकंड केस में बात करते हैं। अब इन्वर्सली वाले केस में जब हम बात करेंगे वहां तुमको उल्टा दिखेगा, वहां मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर 5 मजदूर किसी काम को कर रहा है 2 दिन में, या 5 मजदूर कर रहा है 10 दिन में, 10 मजदूर पता है कितना दिन में करेगा? 10 मजदूर 5 दिन में करेगा, ठीक है। और 20 मजदूर कितना दिन में काम करेगा? आधा। 20 मजदूर तुम्हारा काम करेगा, 20 मजदूर को रखते ही नहीं, 25 मजदूर को रखते हैं। 25 मजदूर इसी काम को 2 दिन में कर देगा, ठीक है। यहां पर तुमको क्या कॉमन दिखेगा? यहां पर मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी 5 गुना 10 जो है वो तुम्हारा हर केस में 50 के बराबर आएगा। 5 गुना 10 क्या आएगा? 50 के बराबर आएगा। यहां भी तुम देखो 5 गुना 10 50 के बराबर आएगा, यहां भी 25 गुना 2 जो है तुम्हारे 50 के बराबर आएगा। अगर इस लॉजिक को तुम समझ लिया ना तो बहुत सारा मैथ बनाना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड वेट करो, हम कुछ मैथ निकालते हैं डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। 3-4 मैथ बना लो, उसके बाद डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। फिर इसका इस्तेमाल हम लोग आगे बहुत दिनों तक करेंगे। एक सेकंड वेट करो, उसके बाद हम कुछ सवाल निकालते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं डिटेल में। पहले तो तुमको पहचानना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन से केस में हो रहा है। एक सेकेंड, क्लास 8, हाँ तुरंत। हाँ, अब यहां से देखना है, तुमको पहचानना है डायरेक्टली और इनवर्सली का केस। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ, 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग के स्क्रीन पे है, उसमें 4 ऑप्शन दिया है, बताओ कौन सा ऑप्शन उसमें सही होगा। क्वेश्चन चलो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर समझ में तुमको सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ, हम समझा देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है एज्यूमिंग, ये मान के हम चलते हैं कि लैंड जो है, जमीन यूनिफॉर्मली फर्टाइल है, यानी एक समान फर्टाइल है। यानी जितना जमीन है ना सब बराबर, ऐसा नहीं कि आधा दूर बंजर है, ऐसा नहीं, बराबर फर्टाइल है। जितना लंबा जमीन सब फर्टाइल और एक जैसा फर्टाइल है। एरिया ऑफ लैंड एंड यील्ड विल बी वेरी, यानी कि जितना जमीन का एरिया होगा और जितना फसल का उत्पादन होगा, ये दोनों एक दूसरा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कभी डायरेक्टली कभी इनवर्सली, या कुछ भी हो सकता है। मतलब 4 ऑप्शन तुमने दिया हुआ है। कैसा होगा प्रोपोर्शनल? जमीन ज्यादा होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, या जमीन डायरेक्टली सर। हाँ डायरेक्टली चलो जिसको समझ में आ डायरेक्टली रहा है, सर। हाँ जिसको समझ में आ रहा है वो एक बार सुन लो। डायरेक्टली तो खैर होगा ही, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा जमीन होगा उतना ज्यादा फसल का उत्पादन होगा। जमीन बढ़ाते जाओ फसल का उत्पादन बढ़ते जाएगा, क्योंकि जमीन तुम्हारा बराबर फर्टाइल है। जितना ज्यादा जमीन होगा उतना ज्यादा उत्पादन होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली विथ ईच अदर, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अच्छा, सेकंड केस में देखो, नंबर ऑफ टी। एल्ड मींस क्या होता है सर? क्या? इसका मतलब एल्ड मींस क्या होता है? एल्ड मतलब उत्पादन, येल्ड। फसल का उत्पादन। उत्पादन, फसल के उत्पादन के लिए यील्ड का प्रयोग करते हैं। चलो चौथा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। द नंबर ऑफ टीथ एंड द एज ऑफ ए पर्सन वेरी, आदमी का दांत और आदमी का डायरेक्टली इनवर्सली सर। सोच लो। इनवर्सली सर। इनवर्सली। सर इसमें डायरेक्टली होगा सर। डायरेक्टली सर, डायरेक्टली। बड़ा सर इनवर्सली होगा। सर ऑप्शन नंबर डी। सर दोनों होगा सर, इनवर्सली होगा, डायरेक्टली होगा। डी सर, डी। समटाइम हाँ। डायरेक्टली एंड समटाइम इनवर्सली। डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होता है। हाँ, डी होगा, डी। हाँ सर डी होगा। हाँ, कुछ उम्र बढ़ता है तो उसका दांत डायरेक्टली, उम्र के साथ दांत का संख्या बढ़ने लगता है, फिर घटने भी लगता है, फिर बढ़ने लगता है, फिर बुढ़ापा में उम्र के साथ घटने लगता है। तो कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने लगता है, कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने लगता है एज का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
ठीक है, अभी देखना इसके इसके मदद से मैथ बनाना कितना आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये एक सवाल है। अब तुम इस सवाल को देख के बहुत को लग रहा होगा कि अब हम मैथ पर आ गए, नहीं, अभी भी हम साइंस पर हैं और डायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शन के कंसेप्ट पर हम तुमसे ये बोल रहे हैं ये सवाल बनाओ। तुम अगर इसको डायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शन के कंसेप्ट पर नहीं बनाएगा तो परेशान हो जाएगा इसको बनाने में और समय लगाएगा। तुम हमको बताओ कि इसमें डायरेक्टली प्रपोर्शनल है कि इनवर्सली, हम आंसर नहीं पूछते हैं, तो हमको डायरेक्टली या इनवर्सली पकड़ के बताओ इसमें। अभी देखो इस सवाल को हम कैसे आसान बनाते हैं, लेकिन ये काम तुमको करना होगा। बताओ डायरेक्टली डायरेक्टली कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। डायरेक्टली डायरेक्टली सर। देखो यहां पे डायरेक्टली है या इनवर्सली, तो कुछ लोग बोल रहे हैं डायरेक्टली, कुछ लोग कुछ तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। देखो 54 लीटर तेल में हम जाते हैं 297 किलोमीटर। अगर हम 550 किलोमीटर जाएं तो तेल मेरा ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा सर। ज्यादा ज्यादा लगेगा। लगेगा सर। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो तेल का खपत भी बढ़ रहा है मेरा। कौन केस हो रहा है यहां पर? डायरेक्टली का केस हो रहा है। और अभी हम तुमको बता रहे थे डायरेक्टली के बारे में। क्या बता रहे थे डायरेक्टली के बारे में? चलो अब बोर्ड आते हैं वहीं पे, साइंस वाले टर्म पर आते हैं। साइंस का टर्म और ये चैप्टर इतना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि इसके बिना फिजिक्स को समझना मुश्किल है। देखो अभी हम बता रहे थे कि अगर कोई दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ए बाय बी जो होता है वो कांस्टेंट। यानी मान लो कि अगर ए बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे उस सवाल में किलोमीटर और डीजल, किलोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीजल, यही ना था वहां पे। जितना ज्यादा किलोमीटर जाता था उतना ज्यादा तेल लगता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। किलोमीटर डीजल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका सिंबल ये होता है। इसका मतलब ये हो गया कि किलोमीटर बटा डीजल कांस्टेंट होगा, किलोमीटर बटा डीजल इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। अब तुम बोलेगा सर ये बता दिए तो इससे क्या हो जाएगा? इससे बहुत कुछ हो जाएगा, पूरा सवाल बनाना आसान हो जाएगा। मतलब देखो उस सवाल में बोल क्या रहा था, 54 किलोमीटर जो है वो आदमी 54 लीटर तेल में, 54 लीटर तेल में वो आदमी जो था वो 297 किलोमीटर जा रहा था, 297 किलोमीटर जा रहा था। अब तुमसे पूछ रहा है कि उसी आदमी को कितना तेल लगेगा 550 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में। कितना? 550 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है और तुमसे पूछ रहा है तेल बताओ। ठीक है, अब हमको क्या पता है? हमको पता है कि किलोमीटर बटा डीजल जो है वो कांस्टेंट है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो गिवन है, किलोमीटर कितना दिया हुआ है हमको, 550 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, या यहीं पर देखो 297 किलोमीटर जा रहा है, तो पहले लिख दो 297, 297। और उसमें तेल कितना लगा मेरा? तेल मेरा लगा 54 लीटर, तो 257 बाय 54। ये इक्वल किसका होगा? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये अब की बार जो हमारा 550 किलोमीटर हमको जाना है और इसमें जो तेल लगेगा मेरा उसके बराबर होगा, यानी बटा एक्स। अब जो तुम एक्स का वैल्यू निकालेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो तुम एक्स का वैल्यू निकालेगा ये यहां पर इसका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको पता हो जाने से हम बस डायरेक्टली पता करेंगे और सीधा बाय करेंगे। ठीक है, अगर मान लो दो टर्म एक दूसरा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ए बाय बी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। वही जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ए इंटू बी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो के बराबर होता है। ठीक है, फिर भी हमको लगता है ये बात तुमको अभी 10 से 15% समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो सवाल और बनाओ। ठीक है, ये जब तक कंसेप्ट पूरा नहीं समझ में आएगा तब तक फिर डायरेक्टली इनवर्सली का कंसेप्ट नहीं समझ पाएगा। ये सवाल देखो 6 नंबर। पहले तुमको सवाल का जवाब नहीं देना है, पहले तुमको डायरेक्टली और इनवर्सली पकड़ना है। इस केस में डायरेक्टली वेरी हो रहा है, इनवर्सली वेरी हो रहा है। कौन प्रोपोर्शन लग रहा है? बाय ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है। एक कार फिनिश ए जर्नी इन 10 आवर, तब जर्नी 10 घंटा में खत्म हो जाता है। सेम जर्नी को वही आदमी 8 घंटा में खत्म करना चाहता है, तो गाड़ी का रफ्तार क्या होगा? अब बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर दो चीज के बीच में रिलेशन है, एक किलोमीटर, एक टाइम और एक इनवर्सली होगा। इनवर्सली है। और बाकी कोई बताओ? इनवर्सली इनवर्सली है। ठीक है, इनवर्सली। हाँ सर इनवर्सली है सर। हाँ इनवर्सली है, यानी कि अगर उसको समय कम करना है
तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज अगर कम होगा तो दूसरा चीज बढ़ेगा। यही तो हमारा कंसेप्ट है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस लग रहा है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कौन किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? दोनों एक दूसरा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम वहां पर लिखते हैं फिजिक्स वाले टर्म में। फिजिक्स वाले टर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो यहां पर दो चीज का रिलेशन हो रहा था। यहां पर दो चीज आ रहा था, दो टर्म आ रहा था। कौन दो टर्म आ रहा था? एक स्पीड आ रहा था और एक टाइम आ रहा था। तो हम लिख सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम 1/t। यानी कि गाड़ी का स्पीड जितना ज्यादा होगा टाइम उतना कम लगेगा। और ये जनरल रूल है। इसका मतलब स्पीड इनटू टाइम जो है हमारा, ये ऊपर चला जाएगा। स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? अब यही हम लगाएंगे। स्पीड मेरा कितना था? 48 किलोमीटर। और हम जाते कितना दूर थे 48 किलोमीटर के स्पीड से? 48 किलोमीटर के स्पीड से हमको कवर करने में 10 घंटा लगता था, टाइम 10 घंटा लगता था। अब हमको बोल रहा है 8 घंटा में जाना है, स्पीड बताओ। यही सवाल है ना। हमको पता है कि स्पीड इंटू टाइम कुछ हो करो, होगा तो बराबर है। स्पीड इंटू टाइम क्या होगा? बराबर होगा। स्पीड 48 है और टाइम 10 है, तो 48 इंटू 10, 48 इंटू 10 ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मेरा, स्पीड तो अभी हमको पता ना है, x इंटू 8 के बराबर होगा। x इंटू 8 के बराबर होगा। अब x को 8 से 6 बार में 8 6 48, 6 बार में कट गया। x बराबर 60, यानी स्पीड 60 होगा। आसानी से निकल गया। डायरेक्टली इनवर्सली के केस से अगर इस सवाल को हम बनाते हैं तो मेरा सवाल तुरंत बन जाता है। और इसी सवाल को अगर तुम लेंदी में लेके जाएगा, पूरा स्टेप वाइज यूनिटरी मेथड लगाएगा इसको बनाने में, तो माथा खराब हो जाएगा ये सब सवाल बनाने में। डायरेक्टली इनवर्सली पकड़ो, देखो तुम तुरंत सवाल बनने लगेगा। अब दो सवाल तो हम एक तुमको डायरेक्टली का बना के देखा है, एक इनवर्सली का बना के देखा है। अब तुम लोग बना के दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको नहीं करवाएंगे साथ। क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ। 9 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर? कौन इसमें इनवर्सली वेरी कर रहा है? Distance travel and time taken. डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन कैसे? D number. D time taken. डी नंबर होगा, स्पीड एंड टाइम टेकन। ठीक है, जितना ज्यादा स्पीड होगा समय उतना कम लगेगा। ये हमारा इनवर्सली वेरी कर रहा है, बाकी तीनों डायरेक्टली वेरी कर रहा है। जितना डिस्टेंस चलो उतना भाड़ा लगेगा टैक्सी फेयर। पहला है स्पीड एंड डिस्टेंस, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और तुम्हारा है डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन, जितना डिस्टेंस कवर करो उतना समय लगेगा। ठीक है, ये तो चलो ऐसे हो गया। अब आप अगले सवाल पे। यू वांट टू रीच एट 12 मिनट, ये नहीं करवाएंगे। ये सवाल बताओ 12 नंबर। इनवर्सली या डायरेक्टली? पहला सवाल का जवाब दो मेरा। इनवर्सली सर। हाँ, 100 आदमी के लिए 24 दिन का खाना था। इनवर्सली होगा सर। इनवर्सली होगा। 100 आदमी के लिए 24 दिन का खाना था। 20 आदमी खाना छोड़ के चला गया, मतलब 20 आदमी खाना छोड़ के नहीं चला गया, 20 आदमी छोड़ के चल गया। ठीक है, 20 आदमी लेफ्ट द प्लेस, 20 आदमी लेफ्ट द प्लेस। अब बताओ, हाँ इनवर्सली तो ठीक है, लिख दिया रुपेश कि 20 आदमी छोड़ के चला गया तो खाना कितना दिन तक चलेगा बताओ। अब कोई मैथ वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा यहां पर, डायरेक्टली इनवर्सली का कंसेप्ट लगा यहां पर, जो अभी तुमको बताए थे डायरेक्टली वाले केस। हाँ बताओ शिवम। 120 days. 120 डेज कैसे बनाया? सर 100 इंटू कर दिए 20% इंटू डे। हाँ, फिर जितना आया सर डिवाइडेड बाय 20। डिवाइडेड बाय 20। देखो सुनो, इतना तो सबको क्लियर हो गया। देखो अब इस सवाल को हम देखो बोर्ड पर लेके जाएंगे। ठीक है, इस सवाल से समझने का प्रयास करना डायरेक्टली और इनवर्सली को। ठीक है, फिर से एक बार। ठीक है, तुम सही किया है, लेकिन तुम डायरेक्टली इनवर्सली का प्योरली कंसेप्ट लगाया कि नहीं लगाया, इस पर हमको थोड़ा सा डाउट है। ठीक है,
खैर देख लो, अभी इस सवाल को देख लेना, उसके बाद बताना कि तुम क्या वही कंसेप्ट लगाया था या कुछ और लगाया था। देखो, हाँ, हमको ये मैथ नहीं बनवाना है। हमको मैथ बनवाना होता तो हम मैथ वाला बात करते हैं, हमको डायरेक्टली इन्वर्सली समझाना है, इसीलिए हम इस प्रोसेस पर बात कर रहे हैं अभी। नॉर्मली मैथ बनाने के क्रम में हम प्रोसेस पर बात नहीं करते हैं। चलो अब देखो, ये सवाल है 100% के लिए, ठीक है। भोजन का जो प्रोविजन है वो 24 डे का है। 20 आदमी उस जगह को छोड़ के चला गया तो खाना कितना दिन तक चलेगा, यही मेरा सवाल है। तो 100% के लिए भोजन का प्रोविजन 24, हमको अब पता चल गया कि ये केस इन्वर्सली है, ठीक है। क्योंकि आदमी जितना ज्यादा आएगा खाना उतना कम दिन चलेगा, आदमी जितना कम होगा खाना उतना ज्यादा दिन तक चलेगा। यानी यहां पर फूड और पर्सन, एफ और पर्सन के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। फूड, पर्सन ज्यादा होगा, फूड कम दिन चलेगा, ठीक है। और फूड अगर ज्यादा हो जाएगा तो मतलब दोनों के बीच में ऊपर ओवरऑल मान के चलो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस चल रहा है। सीधा बात है, सबको साफ समझ में आ रहा है। अब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में क्या होता है, एफ इंटू पी हमेशा कांस्टेंट होता है। एफ इंटू पी जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, के होता है, ठीक है। अब फूड इंटू पर्सन, तो फूड कितना था, 100 दिन का था, और पर्सन 24 आदमी खाना खा सकता था, तो 100 इंटू 24, 100 इंटू 24। ये किसके इक्वल्स टू होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब अदर निकालो। अब कितना आदमी खाना छोड़ के चला गया, 20 आदमी छोड़ के चला गया, 20 आदमी छोड़ के चला गया, तो आदमी अब कितना बचा हुआ है, 80 आदमी खाना खाने के लिए है ना जिंदा जी अभी, तो 80, और खाना कितना दिन तक चलेगा, x दिन तक। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इधर वाला भी जो होगा और जो इधर वाला होगा दोनों क्या होना है, इक्वल होना है, ठीक है। तो अब इसको हम 80 इंटू एक्स लिखें। क्यों 80 इंटू एक्स लिखें, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दोनों प्रोडक्ट, जो दोनों नंबर होता है उसका मल्टीप्लीकेशन वो कांस्टेंट होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिवीजन कांस्टेंट होता है, बाय में आ जाता है और वो कांस्टेंट होता है। अगर यही दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, अगर ये भी कंसेप्ट देख लो, फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सन होता, अगर, अभी तो होगा ना, और ना होता है ये, अगर होता तो हम लिखते एफ बाय पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तब हम क्या बोलते, एफ बाय पी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एफ इंटू पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और ये 0 से ये 0 को उड़ा दिए, और 8 से 3 को उड़ा दिए, 24। यानी खाना अब जो है हमारा 30 दिन तक चलेगा। क्यों, क्योंकि 20 आदमी छोड़ के चला गया है, 100 आदमी रहता तो 24 दिन तक चलता, 80 आदमी आ गया है तो अब खाना 30 दिन तक मेरा चलेगा, थोड़ा ज्यादा चलेगा खाना, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर हम बात कर रहे हैं। चलो अब आते हैं हम फिर से सवाल पे, ठीक है। अब फिर अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझो और इस कंसेप्ट से सवाल बनाने का कोशिश करो। देखो, एक सेकेंड, हाँ, अब इस कंसेप्ट से एक अगला सवाल बनाओ। ये सवाल बनाओ, एक सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ ए ट्रेवल रिक्शा 1 आवर इतना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेम रिक्शा सेम स्पीड इन 1 मिनट। हाँ, ये सवाल बनाओ। अब देखो, ये सवाल तुमको लग सकता है कि मोशन चैप्टर का सवाल है, लेकिन इसको भी तुमको डायरेक्टली इनवर्स, डायरेक्ट प्रपोर्शन या इनवर्स प्रपोर्शन वाला कंसेप्ट से ही बनाना है, 50 नंबर क्वेश्चन को। अब पहले बताओ डायरेक्टली या इनवर्सली। इनवर्सली है। इनवर्सली है, सोच लो। कहाँ इनवर्सली लग रहा है तुमको, बताओ। अगर 1 घंटा में एक रिक्शा 10 किलोमीटर जाता है तो क्या 1 मिनट में डायरेक्टली कर देगा तो रिक्शा ज्यादा जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि समय अगर हम कम करते हैं तो दूरी भी जो है उसका, चूंकि देखो क्या बोल रहा है, स्पीड सेम है, विथ सेम स्पीड, सारा टर्म इसमें लिखा हुआ है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय रिक्शा इन 1 आवर इज 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेम रिक्शा विथ सेम स्पीड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी समय कम हो रहा है, डिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि स्पीड सेम है। अब बताओ, अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो इसको भी हम बोर्ड पर लेके आते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास करना, अगर ये मैथ समझ में आ गया ना आज,
ठीक है, तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का खेल खत्म हो जाएगा। फिर गैस लॉ में कुछ नहीं बचा है, अभी तुरंत निपटा देंगे उसको। चलो ये सवाल है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय रिक्शा इन 1 आवर इज 10 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 60, अच्छा यहां पर दो टर्म आ रहा है, एक डिस्टेंस आ रहा है और एक टाइम आ रहा है। इस दोनों के बीच में रिलेशन डायरेक्टली का है, ये हम सोच के बताएंगे। अच्छा इस चीज को तुमको सोच के हिलाना होगा, ये कैलकुलेशन तो है ना, अपने आप दिमाग लगाते हैं, क्योंकि जितना समय कम करेगा तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और समय ज्यादा करेगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा, क्योंकि स्पीड तुम कांस्टेंट करके चल रहा है। अब देखो यानी डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो रहा है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, डी बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, डी बाय टी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है। डी बाय टी जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा। अब जब डी बाय टी हमारा कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को हम मीटर में अगर बदल लें तो 1000 मीटर, 10,000 मीटर, 10,000 मीटर हो गया। और इतना सफर करने में हमको कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। 1 घंटा को अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट, हाँ 60 मिनट। तो 10,000 बटा 60, 10,000 बटा 60 बाय 60। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस तो हमको पता नहीं कि कितना कवर करेगा, लेकिन टाइम हमको बता दिया है 1 मिनट, ठीक है। यूनिट तो देखो हमेशा याद रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। अगर यहां मिनट रखें तो यहां भी मिनट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां मिनट था इसीलिए यहां घंटा से हम मिनट में कन्वर्ट किए, ठीक है। ये बात भी समझो, हम यहां घंटा भी लेके चल सकते थे और किलोमीटर भी ऊपर रख सकते थे, लेकिन उसको मीटर और मिनट में हम इसलिए किए क्योंकि चारों ऑप्शन वहां मीटर में दिया हुआ था और यहां पर समय 1 मिनट था, ठीक है। इसलिए हम इसको 60 से लाए, ये मत सोचना कि कुछ और लगाए हम यहां पर, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में पूछा। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दो, ठीक है, और ऊपर काट दो 500 बटा 3, एक्स का वैल्यू आ गया 500 बटा 3, ठीक है। ये कंसेप्ट है बस, ठीक है, इस कंसेप्ट को समझो। चलो अब एक सवाल और आते हैं, ठीक है। तुम लोग बनाओ, कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है कीजिए, सवाल बहुत कम बना रहा है। बनाए सर 166/2/3 है। अच्छा अच्छा, चलो एक सेकंड, अब कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं सवाल का, 1-2। अब देखो तुम डायरेक्टली इनवर्सली के चक्कर में जो है कुछ सवाल जो है तुम बना दे रहा है इधर उधर का भी, क्या बोलते हैं, हाँ यहां पर देखो, यहां से कुछ सवाल लाते हैं, हाँ यहां पे ये सवाल बनाओ 67 नंबर, नीचे नहीं करेंगे, 67 ही बनाओ। चलो 67 ही बनाना, ऊपर नीचे वाला को नहीं बना लेना। अब यहां पहचानो डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली सर। इनवर्सली वैल्यू निकालो। डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर से हम बहुत सारा सवाल डील कर सकते हैं, ना सिर्फ स्पीड टाइम डिस्टेंस का, बल्कि मोशन से रिलेटेड जितना भी चैप्टर तुम्हारा आता है, यूनिटरी मेथड से बनने वाला सारा सवाल, ठीक है, सारा सवाल हम इससे डील कर सकते हैं। यही कंसेप्ट को डायरेक्टली इनवर्सली का लगा के, और यही कंसेप्ट साइंस में भी लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, हर चैप्टर में तुमको मिलता होगा। 9 में पढ़ा होगा तो आया होगा तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। 9 से तो शुरू होता है बेसिकली डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का खेल, और ये चलते रहता है जब तक फिजिक्स चलता है। ये सब सर हाँ 630 आएगा आंसर। देखो आंसर तो हमको याद नहीं है, लेकिन तुम्हारा आंसर 630 है, तो हम इसको बना के देखते हैं, एक बार देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। सवाल यह है कि इन अ कैंप, एक कैंप में फ्लोर का मतलब आटा, इनफ फ्लोर टू 300 पर्सन फॉर 42 डेज, 300 आदमी के लिए 42 दिन का आटा पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। हाउ लॉन्ग फ्लोर विल लास्ट इफ 20 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप, 20 आदमी अगर कैंप में और आ जाए तो खाना कितना दिन तक चलेगा। देखो तय बात है 42 से तो कम दिन चलेगा, तो आंसर 42 से तो ज्यादा होगा नहीं।
तो चूंकि 20 आदमी आ गया है तो खाना अब कम दिन चलेगा, आटा कम दिन चलेगा, मुश्किल हो गया यहां पर, यानी क्योंकि ये केस इन्वर्सली का है। इतना तो क्लियर हो गया ये बात, ये केस हमको समझ में आ गया। सर 39 कुछ आएगा। अच्छा, पॉइंट में तुम्हारा आंसर आ रहा है। हाँ आवाज कट रहा है, ठीक है यार, ये भी पानी आ रहा है। हाँ हाँ, ये थोड़ा इंटरनेट का पीक टाइम होता है, अब 8 बजने लगा है ना, सबसे ज्यादा इंटरनेट चलता है, ओवर यूज होने लगता है इस समय में, इसीलिए नेटवर्क का इशू थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है इस टाइम के बाद से। चलो इस सवाल को देखो कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत हो रहा है कि काहे नहीं बन रहा है सवाल, सबका आंसर आना चाहिए सबका बराबर से, ठीक है। देखो अब सवाल लगा रहे हैं हम यहां पे, देखो एक कैंप है, ठीक है, इस कैंप में 300 आदमी के लिए 42 दिन का फूड है, यही है ना, ठीक है, 300 आदमी के लिए 42 दिन का खाना है, 20 आदमी और आ गया, मतलब 300 आदमी के लिए 42 दिन का खाना। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है, यहां पे फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डे, यही ना, पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डे, यहां पर्सन और डे के बीच का रिलेशन है, पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डे, यानी कि जितना ज्यादा पर्सन, डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जितना ज्यादा पर्सन का संख्या बढ़ते जाएगा खाना उतना कम दिन तक चलेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी P इंटू डी जो है वो कांस्टेंट होगा, P इंटू डी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब पहले पर्सन कितना था 300, खाना कितना दिन चलता था 42 डे, 300 इंटू 42। अब आदमी कितना हो गया है 20 आदमी बढ़ गया, 20 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप, तो अब ये पर्सन कितना हो गया 320, और भोजन कितना दिन तक चलेगा हमको पता नहीं है x, क्योंकि 39 क्या 39.37। हाँ ठीक है, तो वहां से 39 पॉइंट जो भी है, ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठा है कि नहीं रुपेश, नो सर, करके लाया, कॉपी किए। अच्छा अच्छा कॉपी में किया, ठीक है, दशमलव के 2 अंक तक बता दिया, ठीक है, तो लगा 1 अंक तक जाते जाते आदमी हाफ हो जाता है डेसिमल के बाद, ठीक है, लगने लगता है कि आंसर नहीं आएगा, तुम्हारा 2 अंक तक चल गया, ठीक है। चलो सर ये इन्वर्सली था क्या? हाँ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब इतना पूरा कंसेप्ट समझने के बाद आते हैं हम अपने पहला कंसेप्ट पर, जहां से हम लोग भटक के वहां गए थे, यहां पर, ठीक है, और भटक के इसलिए गए थे क्योंकि ये बात अगर नहीं वहां पर इतना बात समझ में आता, थोड़ा बहुत तो डायरेक्टली इनवर्सली का बात समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब तुमको समझना है, पहला केस हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम तब बढ़ेगा या जब प्रेशर घटेगा, या जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा। तो पहला केस को हम क्या लिख सकते हैं, V बाय T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है, और सेकेंड केस को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू P इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल मैथ में ही ज्यादा होता है, फिजिक्स मैथ में कोई विशेष अंतर है ना, ठीक है, अगर डायरेक्टली इनवर्सली का कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी कमजोर है तो कर लेंगे थोड़ा सा उस पर बात, लेकिन उस कंसेप्ट को पहले कर लेना है सही, ठीक है। अब समझो यहीं पर 2 नाम आ जाता है, ठीक है, कौन कौन सा नाम आता है, एक नाम आता है चार्ल्स बेबेज वाला चार्ल्स, जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था, और एक नाम आता है बॉयल्स, ठीक है, ये अंडा वाला बॉयल नहीं, ये दूसरा बॉयल है, ठीक है, लेकिन बॉयल्स, इस लॉ को चार्ल्स लॉ बोलते हैं, इस लॉ को बॉयल्स लॉ बोलते हैं। देखो पता सब था, सबको पता था, हम लोग भी सोच रहे थे, इतना दिन से हम लोग को भी पता था, ठीक है, लेकिन चार्ल्स और बॉयल्स नाम का वो आदमी था जो ये पहली बार बताया था इस कंसेप्ट को कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और बॉयल जो आया था वो बताया था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये दोनों आदमी के कारण जो है ये 2 लॉ बन गया, टेम्परेचर वाला लॉ चार्ल्स के अंतर्गत चला गया, उसको चार्ल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाला लॉ को बॉयल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, बस ये 2 चीजें। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तुमसे पूछा जाएगा, अब कैसा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, देखो 1-2 न्यूमेरिकल दिखाते हैं तुमको, ठीक है, अब देखना, फिर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला वही सवाल जितना हम अभी बना रहे थे उसी के तर्ज पर कुछ न्यूमेरिकल देखो आ जाएगा अभी नीचे, हाँ
ये सवाल देखो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, ए गैस इज अलाउड, ठीक है, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एक गैस को का टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया है, ठीक है, और उसको अलाउ किया गया है वो फैले। इनिशियल वॉल्यूम इज 300 ml, शुरुआत में उसका वॉल्यूम 300 ml है, एंड फाइनल वॉल्यूम इज 1800 ml, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर को बढ़ा घटाना नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर को बढ़ा घटा रहा है, प्रेशर में बदलाव ला रहा है। पहले गैस जो था वो 300 ml वाला डिब्बा में बंद था, अब गैस जो है वो 1800 ml वाला डिब्बा में बंद है, यानी गैस अब ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है। सोचो, न्यूमेरिकल को सिर्फ मैथ की दृष्टि से नहीं देखो, इस पर दिमाग भी लगाना होगा। पहले गैस जो था वो 300 ml वाले डिब्बा में बंद था, लेकिन अब गैस जो है वो 1800 ml वाले डिब्बा में चला गया है। टेम्परेचर हम बढ़ाए नहीं है यहां पर, इसका मतलब हम क्या किए हैं, प्रेशर घटाए हैं। दो ही चीज से ना बात, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बड़ा एरिया में फैल जाएगा, और दूसरा प्रेशर घटा देंगे तब गैस फैल जाएगा। इस केस में तो हमको प्रेशर घटाना है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, हम प्रेशर के साथ गड़बड़ किए हैं, प्रेशर को क्या किए हैं, कम किए हैं। 300 से 1800 पर पहुंच गया, वॉल्यूम बढ़ गया। एमएल से वॉल्यूम नापते हैं ना, मिलीलीटर में वॉल्यूम नापते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन का अंत हुआ उस समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 1 एटीएम। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब समझ रहा है, जितना हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। व्हाट वाज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, शुरुआती प्रेशर इस गैस पर क्या होगा, यही सवाल है ना। भाड़ में जाए फार्मूला, हमको कोई मतलब नहीं फार्मूला से, हम आते हैं कंसेप्ट पर, ठीक है। हम इस सवाल को बोर्ड पे लिखते हैं पहले, ठीक है। आखिर ये है क्या, अभी हम पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं जितना चीज मैथ में, उतने चीज का हम एप्लीकेशन यहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कहीं इधर उधर का एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सर आ गया सर, 6 हाँ आ गया, बहुत अच्छा बात आ गया, ठीक है। अब क्या था, वॉल्यूम क्या था, 300। वॉल्यूम 300 जब था शुरुआत में, तब उसके ऊपर प्रेशर कितना था हमको नहीं पता है। लेकिन जब वॉल्यूम उसका बढ़ के 1800 ml हो गया, वॉल्यूम जब उसका इंक्रीज कर गया, तब उसका प्रेशर क्या हो गया, तब उसका प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब उसका प्रेशर हो गया 1 एटीएम, ठीक है। प्रेशर को नापने का यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम हो गया इसका प्रेशर। अब हमको कौन कौन सा चीज दिया हुआ है, एक वॉल्यूम दिया हुआ है और एक प्रेशर दिया हुआ है। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में कैसा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, ये बताओ तो सोच के थोड़ा सा, कैसा संबंध है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। इनवर्सली सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, इसका मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, अभी लिखे भी थे। इसका मतलब ये कि V इंटू P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V इंटू P कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब V को P से मल्टीप्लाई करो, कौन V है, यहां पे एक V है, इसको P से मल्टीप्लाई करो तो 300 इंटू P, ये किसके बराबर होगा, 300 इंटू P, ये बराबर होगा नेक्स्ट वॉल्यूम का। अगला वॉल्यूम मेरा कितना है, 1800, और प्रेशर कितना है, एक सेकंड, 1800 को 1000 लिख रहे हैं, 1800 और इंटू प्रेशर मेरा कितना है, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कहा, यही कंसेप्ट तो अभी हम आटा वाला में भी लगा रहे थे, यही कंसेप्ट सैनिक वाला में लगा रहे थे, ठीक है। यही कंसेप्ट स्पीड वाला में भी लगा रहे थे, और वही कंसेप्ट हम यहां भी लगाते हैं, और इसी कंसेप्ट पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ सवाल और बनाएंगे, हमको अभी तक अपने आप पर भरोसा नहीं है कि तुमको डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 100% क्लियर हुआ है, ठीक है। सवाल को कुछ ऐसा क्लियर करते हैं ताकि वो चीज रिटेन करे, आगे के सवालों में भी काम दे। सिर्फ फार्मूला रट लेने से काम नहीं होगा, फार्मूला आया कहां से, अगर इस चीज को हम समझ लेंगे तो 3-4 सवाल पर हम ऐसे ग्रिप बना लेंगे, ठीक है। अब यहां पर आराम से काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से जीरो काट दो, इधर 18 लेके, अब तो कुछ बचा ही नहीं, इधर आ जाएगा सीधा आंसर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। यानी कि अगर एक इनवर्सली चल रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, V इंटू P कांस्टेंट है तो वैसे करके कांस्टेंट चलते जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड सवाल था। तो इस तरह का सवाल जब आता है तो हम उसको जो डील करते हैं, वो डील करने का हमारा तरीका ये इस टाइप से होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से ये, अच्छा, इस लॉ का नाम क्या बताए थे, इस लॉ का नाम हमारा है बॉयल्स लॉ,
ठीक है। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का जो रिलेशन जो लॉ बताता है उस लॉ को हम लोग बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं, और जो टेम्परेचर और उसके बीच में बताता है रिलेशन वॉल्यूम के बीच में, उस लॉ को हम लोग चार्ल्स लॉ के नाम से जानते हैं। चार्ल्स लॉ के केस में क्या हो जाएगा, वहां पर उल्टा हो जाएगा, वहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन यानी V/T कांस्टेंट होगा, यानी एगो का वॉल्यूम देगा और दूसरा का टेम्परेचर देगा, एगो का वॉल्यूम देगा और उसका टेम्परेचर दूसरा का टेम्परेचर पूछ देगा, हम दोनों को इक्वल कर देंगे, V/T इक्वल्स टू V/X, यही तरीका लगाएंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जिसके पास न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड बनाना, जिसके पास समय है, जिसको एग्जाम में जरूरत है वो इसको बना लेना, और अगर जिसको जरूरत नहीं है तो वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सवाल तो जरूर बनाना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है। ठीक है, अगर नहीं बनाएगा तो हम वो सवाल बनवा ही देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो सवाल नहीं बनवाएंगे तो फिर आगे दिक्कत होगा, क्योंकि ये तुमको घसीटते रहेगा डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर कल मिलते हैं किसी भी जगह पर, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा समय मिलता है कल उस हिसाब से। ठीक है, तो आज लेफ्ट कर लो, फिर कल मिलते हैं।